हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं गुप्त युग गुप्तोत्तर युग में पार्ट दूसरा है। पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक पीवाई की क्वेश्चन, और पार्ट टू में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 152 तक, जो कि अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखते हैं। 76 में कह रहा है कि सांख दर्शन प्रतिपादित किया गया था। तो सांख दर्शन जो प्रतिपादित किया था वो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हम लोग इसके पार्ट फर्स्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, कपिल मुनि के द्वारा सांख दर्शन प्रतिपादित किया गया था। जिन लोगों ने गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो इसके वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। यदि चाहें तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जा करके चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, और जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। तो ये दूसरा कथन सही है, पहला वाला जो है कथन गलत है। कह रहा निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल दूसरा सही है, अर्थात बी विकल्प इसका सही है। 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 कह रहा है कि कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे, तो ये एकदम सही है। कथन दूसरा कह रहा कि कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसमें कथन फर्स्ट और कथन सेकंड जो है दोनों ही कथन सही है। तो 78 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों ही सही है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कह रहा योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, पतंजलि थे, गौतम थे, या जैमिनी थे, या शंकराचार्य थे। तो इसके जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे वो दोस्तों थे पतंजलि। राइट ऑप्शन 79 का ए विकल्प सही है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। 79 नंबर के बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि योग के आविष्कारक कौन थे, तो योग के आविष्कारक जो थे वो दोस्तों थे पतंजलि। राइट ऑप्शन 80 का सी विकल्प सही है, पतंजलि योग के आविष्कारक थे। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ये बताना है कि अष्टांग योग का अंश नहीं है, कौन नहीं है। अनुस्मृति या प्रत्याहार या ध्यान या धारणा या इनमें से कोई नहीं। तो 81 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, अनुस्मृति। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं, बाकी प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, ये सभी अष्टांग योग का अंश है, लेकिन अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो राइट ऑप्शन 81 का ए विकल्प सही है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ध्यान रखिएगा पतंजलि जो थे इन्होंने महाभाष्य की रचना की, और ये महाभाष्य कई बार पूछा भी गया है। पूछ रहा है कि महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि थे ये समसामयिक थे, यानी किसके समय के जो है थे, ये आपको बताना है। तो 82 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प दोस्तों सही है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के ये सामयिक थे या समकालीन थे। और महाभाष्य कई बार पूछा भी गया है कि महाभाष्य के लेखक कौन थे, तो पतंजलि थे, और ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। तो राइट ऑप्शन 82 का सी विकल्प सही है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नव्य न्याय संप्रदाय अर्थात स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो नव्य न्याय संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो नव्य न्याय संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो दोस्तों थे उदयन। उदयन नव्य न्याय के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन 83 का डी विकल्प सही है, जो है उदयन। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। अर्थात पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये आपको बताना है। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है। चारवाकों की ये युक्ति है और इन्होंने ही ये कहा था कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। और इन्होंने पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति कही थी। तो ये उक्ति कही थी चारवाकों की है। तो राइट ऑप्शन 84 का डी विकल्प सही है, चारवाकों। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो स्वीकार करता है वो दोस्तों हैं चारवाक। चारवाक ही प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। 85 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, चारवाक। और उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है? सर्वोच्च मूल कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो सर्वोच्च मूल है चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है काम। अर्थात राइट ऑप्शन 86 का सी विकल्प सही है, काम ही चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है। 86 का सी विकल्प सही है। और 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? यानी लोकायत प्रणाली की कहलाई जाती है। अर्थात चारवाक दार्शनिक प्रणाली है जो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। तो राइट ऑप्शन 87 का ए विकल्प सही है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। कौन सी प्रणाली? चारवाक दार्शनिक प्रणाली। 88 नंबर क्वेश्चन करा कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो दोस्तों गौतम ने किया था। राइट ऑप्शन 88 का बी विकल्प सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन को प्रचारित करने का जो काम किया था वो गौतम ने किया था। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो न्याय दर्शन का स्थापना जो किया था या संस्थापक कह लीजिए, तो इसके जो संस्थापक थे वो गौतम थे। राइट ऑप्शन 89 का सी विकल्प सही है, गौतम। गौतम ने जो है न्याय दर्शन की स्थापना की। और उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो दोस्तों थे गौतम। राइट ऑप्शन 90 का ए विकल्प सही है, गौतम। गौतम ने न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया था। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन करा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ही थे। राइट ऑप्शन 91 का ए विकल्प सही है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन करा कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा के जो प्रणेता थे वो दोस्तों थे जैमिनी। जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। राइट ऑप्शन 92 नंबर का डी विकल्प सही है, जैमिनी। तो 92 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में दर्शन दिया है, सूची सेकंड में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका दिया हुआ है। तो अब ये आपको बताना है कि न्याय दर्शन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है और मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है और साथ ही साथ सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है या वेदांत दर्शन किससे संबंधित है, जो कि मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो 93 नंबर है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का जो सांख्य दर्शन में जो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है वो बताया गया है जो है तार्किक चिंतन, यानी सांख्य दर्शन ये आधारित है तार्किक चिंतन पर। दूसरा है जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन जो बताया गया है यानी मीमांसा दर्शन ये तो न्याय दर्शन ये संबंधित है तार्किक चिंतन से। और जो मीमांसा दर्शन है यह बताया गया है वैदिक अनुष्ठान करना। मीमांसा दर्शन में ये बताया गया वैदिक अनुष्ठान करना, तो बी का हो गया 3। और सांख्य दर्शन में जो मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा की गई है वह वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है, तो सी का हो गया फर्स्ट। और जो वेदांत दर्शन है इसमें बताया गया है आत्मज्ञान। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए 4 3 1 2 यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है, 4 3 1 2, जो कि दर्शन और एक तरफ मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। तो 93 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है।
उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 94 नंबर कह रहा है कि कर्म का जो सिद्धांत है यह संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किस पे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। राइट ऑप्शन 94 नंबर का बी विकल्प सही है, मीमांसा से। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ये आपको बताना, वेद शाश्वत सत्य है, ये किस दर्शन का मत है? तो ये जो है न्याय दर्शन का मत है दोस्तों। राइट ऑप्शन 95 नंबर का जो है ये कह रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो वेद शाश्वत जो सत्य है ये है मीमांसा दर्शन पर आधारित है। जो वेद शाश्वत सत्य है ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। तो 95 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का जो सिद्धांत संबंधित है यह संबंधित है मीमांसा से। तो राइट ऑप्शन 96 नंबर का डी विकल्प सही है, मीमांसा से संबंधित है। अपूर्व का जो सिद्धांत दिया गया है ये मीमांसा से संबंधित है। तो 96 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्रमाण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया गया था वैशेषिक के द्वारा। राइट ऑप्शन 97 का डी विकल्प सही है, वैशेषिक। वैशेषिक ने ही प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो भारतीय षड दर्शन का भाग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो मीमांसा और वेदांत ये तो है। न्याय और वैशेषिक ये भी भारतीय षड दर्शन का भाग है। लोकायत एवं कापालिक जो है ये मीमांसा वो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। यही हमारा राइट ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। और बाकी सांख्य एवं योग ये भी भारतीय षड दर्शन का भाग है। तो ए, बी और डी ये भारतीय षड दर्शन का भाग है, जबकि लोकायत एवं कापालिक ये षड दर्शन का भाग नहीं है। तो 98 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन दोस्तों कहा जाता है चारवाक को। राइट ऑप्शन 99 नंबर का सी विकल्प सही है, चारवाक। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य थे। अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का संस्थापन किया था। तो 100 का नंबर का ए विकल्प सही है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकर के दर्शन या शंकराचार्य के दर्शन को कहा जाता है, अद्वैतवाद कहा जाता है। राइट ऑप्शन 101 का डी विकल्प सही है, अद्वैतवाद। 101 के बाद 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 102 नंबर में कह रहा कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो जो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है ये दोस्तों शंकर को कहा जाता है। राइट ऑप्शन 102 का ए विकल्प सही है, शंकर। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर करा कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये मुक्ति प्राप्त की जा सकती ज्ञान के द्वारा। 103 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, ज्ञान। ज्ञान के द्वारा जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो 103 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 104 नंबर में हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के जो संस्थापक थे वो दोस्तों थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी थे जो कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। तो 104 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 104 नंबर के बाद 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। तो वेदांत दर्शन के साथ जो संबंध नहीं है वो दोस्तों अभिनव गुप्त का नहीं है, बाकी शंकराचार्य जी का है, रामानुजाचार्य जी भी है और माधव भी जो है
वेदांत दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभिनव गुप्त ये वेदांत दर्शन के साथ नहीं जुड़े हैं। तो राइट ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं है वो बी विकल्प है, अभिनव गुप्त। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है संवत्सर और सूची सेकंड में दिया हुआ किस समय से गणना की गई है। तो अब ये आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सही विकल्प को आपको चुनना है। तो इसमें देखिए 106 नंबर में जो कह रहा है विक्रम संवत्सर, जो विक्रम संवत्सर है ये शुरू होता है आपके 248 ईस्वी में, अर्थात ए का हो गया जो है, ये कह रहा है कि विक्रम संवत्सर जो शुरू होता है ये 58 ईसा पूर्व में, ईस्वी पूर्व में शुरू होता है, अर्थात ए का हो गया 4। दूसरा जो कह रहा है शक संवत जो शुरू होता है ये शुरू होता है 78 ईस्वी में, तो बी का हो गया 3। और उसके साथ जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत शुरू होता है 320 ईस्वी में, तो गुप्त संवत की अगर बात करें तो ये सी का हो जाएगा 3। और कली संवत जो शुरू होता है ये 3102 ईसा पूर्व में शुरू होता है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। और विक्रम संवत शुरू होता है, ये विक्रम संवत जो शुरू होता है ये शुरू होता है 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत शुरू होता है 78 ईस्वी में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प होगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 ही इसका सही आंसर है 106 नंबर का, डी विकल्प सही है। और उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है विक्रम संवत शुरू होता है 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है, तो ये जो है सही है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। दूसरा कह रहा है शक संवत प्रारंभ होता है 78 से आरंभ होता है, ये भी सही है। तीसरा गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। और चौथा कह रहा भारत में मुसलमान शासन का जो युग है वह 1192 से शुरू हुआ, ये भी सही है। तो 107 नंबर में फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों खाली वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, और मैचिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 107 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, 1 2 3 4। 108 नंबर क्वेश्चन करा कि पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा, ये आपको बताना है। और 108 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा, जो विकल्प होगा वह ए विकल्प होगा 601। कैसे? चूंकि शक संवत और विक्रम संवत ये दोनों में 135 वर्ष का अंतर होता है, तो 465 में यदि हम 135 जोड़ते हैं तो हमारा जो निकल के आ जाएगा 5 5 10 6 3 9 1 10 4 1 5 1 6, और एक वर्ष जो कॉमन होता है तो 601 होगा। तो 108 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा। तो इसका तुल्य वर्ष पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका जो तुल्य वर्ष होगा वह होगा 634। क्या होगा? 634। अब 556 में 135 आप जोड़ेंगे तो ये नियर अबाउट डी ही विकल्प निकल के आएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था वो दोस्तों था प्रतिष्ठानपुर। राइट ऑप्शन 110 का सी विकल्प सही है, प्रतिष्ठानपुर। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौखर शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौखर शासकों की जो राजधानी थी वो दोस्तों थी कन्नौज। राइट ऑप्शन 111 का बी विकल्प सही है, कन्नौज मौखर शासकों की राजधानी थी। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। यह आपको कोड के रूप में आंसर जो है चयन करना है।
और इसमें अगर देखा जाए तो मगध के गुप्त का शासन था और थानेश्वर के कुशभूत का शासन था। उसके बाद कन्नौज के मौखर नरेश का शासन था और वल्लभी के मैत्रक का शासन था। इस हिसाब से 1, 3, 4, 6 अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है 112 का। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तक में निहित है। यानी हर्ष जब राजा था उस समय जो उसकी सूचनाएं हुआ करती थी वो सूचनाएं किसके पुस्तक में निहित हैं। तो ये निहित हैं दोस्तों कल्हड़ की पुस्तक में। राइट ऑप्शन 113 का बी विकल्प सही है कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और फिर 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा। ये बताना है। हर्षचरित जो पुस्तक है वो लिखा था बाणभट्ट ने। राइट ऑप्शन 114 का बी विकल्प सही है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो दोस्तों थी कन्नौज। राइट ऑप्शन 115 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो हस्तांतरित की थी वो हस्तांतरित की थी कन्नौज। राइट ऑप्शन 116 का सी विकल्प सही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी ना किसी चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे आरओआर हो या वनडे एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जामों के लिए। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये कहाँ किया था ये आपको बताना है। आप अपने आप को आंकते रहिए, आप अपने आप को चेक करते रहिए, टेस्ट करते रहिए कि कितना हम अपने आप को प्रिपेयर हैं। और 117 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था और वो आयोजन किया था कन्नौज और प्रयागराज में। और 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। तो बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ किया था। ये दोस्तों किया था प्रयागराज में। राइट ऑप्शन 118 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने रोका था। तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। राइट ऑप्शन 119 का बी विकल्प से पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। राइट ऑप्शन 119 का बी विकल्प सही है। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला जो शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। तो राइट ऑप्शन 120 का डी विकल्प सही है पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था। यानी चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन की हर्ष पर जो विजय था वो विजय का वर्ष बताना है। तो 121 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है 618 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन ने जो है हर्ष पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 121 का ये हो गया बी विकल्प। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जो बाणभट्ट थे वो निवासी थे। तो कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। कवि बाणभट्ट निवासी थे जो है 122 पाटलिपुत्र थानेश्वर भोजपुर उपयुक्त में से कोई नहीं। 122 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है। इनमें से कहीं के भी निवासी नहीं थे। वैसे तो बाणभट्ट थानेश्वर के थे लेकिन निवासी की बात है तो उपयुक्त में से कह रहा कोई नहीं। राइट ऑप्शन 122 का डी विकल्प सही है। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय शासन था हर्षवर्धन का। यानी सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। और ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 124 नंबर कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने ही जो है भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में।
तो 124 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी हुएनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा कह रहा है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष की निर्णय के साधन थे। और तीसरा कह रहा है कि व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें अब एक कोट दिया हुआ है कि इसमें कोट के रूप में 3 कथन दिए हुए हैं और तीनों में कौन से कथन जो है सही है। तो इसमें दोस्तों केवल जो है दूसरा सही है और तीसरा सही है, 2 सही है और 3 सही है। तो इस हिसाब से अगर कोट में आंसर देखा जाए तो बी विकल्प इसका सही है, केवल 2 और 3 सही है। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में जो भेजा था वो भेजा था ना तो ताइसुंग था, ना ही तुंगक्वान था, ना ही के वो था, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। जो कि हर्ष के दरबार में हुएनसांग तो आया था एक दूत के रूप में, लेकिन भेजने वाले में से इन तीनों में से कोई नहीं था। तो राइट ऑप्शन 126 का जो है डी विकल्प सही है। 127 नंबर कह रहा है हुएनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर था वह कौन सा था। तो वह सबसे प्रसिद्ध नगर दोस्तों था मथुरा। राइट ऑप्शन 127 का बी विकल्प सही है, मथुरा। 127 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशे शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है या किसके लिए किया गया है। तो कौशे शब्द का प्रयोग दोस्तों रेशम के लिए किया गया है। राइट ऑप्शन 128 का सी विकल्प सही है, रेशम के लिए। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्वेश्चन एंड तक जरूर देखिएगा और सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। दूसरा चीज़, इसकी जो पीडीएफ है वो हमके साहू क्लासेस चैनल टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहती है, चाहे तो आप वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। और पिछली वीडियो जो प्राचीन भारत के इतिहास से जो लोग पिछली वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट पे जा करके और प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज टॉपिक और लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। और अब 129 नंबर क्वेश्चन करा कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चीनी यात्री हुएनसांग था इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था ये बताना है। तो वो विश्वविद्यालय था दोस्तों नालंदा। 129 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, नालंदा। 129 नंबर के बाद 130 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का जो मुख्य कारण है वो जो उसने रचना की थी CU की रचना। तो CU की रचना के कारण आज भी भारत में हुएनसांग को याद किया जाता है। तो 130 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 131 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो वो चीनी यात्री था दोस्तों हुएनसांग। हुएनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। राइट ऑप्शन 131 का सी विकल्प सही है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CU की नामक यात्रा जो विवरण यात्रा वृत्तांत लिखा है या विवरण लिखा है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों जुड़ा हुआ है हुएनसांग की ये यात्रा वृत्तांत रचना है जो कि CU की रचना हुएनसांग ने ही की थी, इसलिए हुएनसांग से जुड़ा हुआ है। तो 132 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो चीनी यात्री इत सिंह ने जो बिहार का भ्रमण किया था वो आपको सन बताना है। तो ये भ्रमण किया था दोस्तों, इसमें न तो 405 ईस्वी में, न 635 ईस्वी में, न 637 ईस्वी में, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा, इनमें से कोई नहीं। इत सिंह भी एक चीनी यात्री ही था, ये ध्यान रखिएगा। और 133 नंबर के बाद 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक या उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। ये आपको बताना है। तो ये बताता है
विनिमय विपत्र, विनिमय विपत्र जो है ये हुंडी के रूप में भी लिखा जाता है। तो 134 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, विनिमय विपत्र, जो कि आज भी कॉमर्स सब्जेक्ट के रूप में विनिमय विपत्र चल रहा है। कॉमर्स में एक टॉपिक है विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे। तो जो चीनी लेखक थे वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, ये दोस्तों करते थे इंतु के नाम से भारत का उल्लेख करते थे। 135 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका मेन जो विनाश का कारण था वो दोस्तों था मुसलमान। राइट ऑप्शन 136 का ए विकल्प सही है, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था वो थे मुसलमान। 136 नंबर के बाद 137 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन जो बिहार है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन बिहार दोस्तों ये है नालंदा बिहार। राइट ऑप्शन 137 का ए विकल्प सही है। भारत में सबसे प्राचीन जो बिहार है वो नालंदा बिहार है। उसके बाद 137 नंबर के बाद 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर कह रहा है कि नालंदा कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नालंदा दोस्तों ये स्थित है आपके बिहार में। राइट ऑप्शन 138 का डी विकल्प सही है, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में स्थित है। 139 नंबर कह रहा है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन था। तो गुप्तोत्तर युग में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो दोस्तों था कन्नौज। राइट ऑप्शन 139 का ए विकल्प सही है, कन्नौज। 139 नंबर के बाद 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। तो ये दोस्तों सही है। कारण आर कह रहा है कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो ये भी सही है। तो 140 नंबर में कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही होगा। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिपथ में भाग लिया था, और उसके बाद जो ये भाग लिया था ये गलत है दोस्तों। दूसरा कह रहा है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो ये भी गलत है, बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं पाया था। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो 141 में ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा। 141 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। विदेशी यात्री एक तरफ दिया है और एक तरफ भ्रमण का वर्ष दिया हुआ। फाहियान जो आया था 399 और 414 के बीच आया था, ये सही है। और ह्वेनसांग आया था 629 से 645 ईस्वी के बीच, ये भी सही है। और इतसिंह जो आया था वो 679 से 695 ईस्वी के बीच में भारत पर भ्रमण किया, ये भी सही है। लेकिन अल मसूदी जो था वो 957 ईस्वी में नहीं आया था, ये सही सुमेलित नहीं है। तो 142 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प दोस्तों सही है। 142 नंबर के बाद 143 नंबर। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं। और 143 नंबर जो क्वेश्चन है, 143 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला कह रहा कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है ह्वेनसांग और आबुस ईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। दूसरा कह रहा है शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो कथन जो पहला वाला है ये भी सही है, और शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, ये भी सही है। अर्थात 143 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है। 143 नंबर के बाद 144 नंबर देखते हैं, और 144 नंबर भी कोट पर ही क्वेश्चन आधारित है। कह रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व हैं। तो सामंती व्यवस्था के जो अनिवार्य तत्व हैं ये बताना है। इसमें देखते हैं कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता थी, ये गलत है।
दूसरा कह रहा भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है। तीसरा कह रहा सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का जो है बनना, ये सही है। तो 2 वाला सही है और 3 सही है। राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही होगा, केवल 2 और 3 सही है। 144 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। यानी ये आपको बताना है कि शंकराचार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला कह रहा उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया, ये तो सही है। बी कह रहा उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी, तो रोक लगाई थी, ये भी सही है। तीसरा उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। प्रयाग को तीर्थराज नाम इन्होंने नहीं दिया था। 145 का जो सही नहीं है वो सी विकल्प सही नहीं है। और डी कह रहा है इन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो सी वाला विकल्प सही नहीं है। राइट ऑप्शन आपका इसका 145 का सी विकल्प होगा। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म दोस्तों हुआ था जो है केरल में। राइट ऑप्शन 146 का जो है बी विकल्प सही है, केरल। 146 के बाद 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 मठ थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 यानी आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित किए गए थे 4 मठ, उन 4 मठों को आपको क्रम वाइज बताना है और कौन सा इसमें सही है। तो ये दोस्तों था, एक तो जोशी मठ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी और चौथा श्रृंगेरी। ये 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। 147 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 147 के बाद 148 नंबर देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं है। ये आपको बताना है कि 4 धाम में कौन शामिल नहीं है। तो देखो, पुरी 4 धाम में शामिल है, द्वारका भी 4 धाम में शामिल है और रामेश्वरम भी 4 धाम में शामिल, लेकिन मानसरोवर जो है 4 धाम में शामिल नहीं है। और पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो सी विकल्प भी शामिल 4 धाम में शामिल नहीं है। 148 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ये आपको सुमेलित नहीं ये बताना है। जैसे रवि कीर्ति, ये पुलकेशिन द्वितीय, ये सही है। भवभीत कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। और जो हर्षेण थे, ये हर्ष, ये गलत है। बाकी जो दंडी थे वो नरसिंह वर्मन, ये भी सही है। तो सी विकल्प इसमें सही नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हर्षेण जो है ये हर्ष से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दरबारी कवि दिया है और सूची सेकंड में राजा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर भी पूछा जा सकता है और इस टाइप से भी क्वेश्चन मैचिंग के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ से अगर कहिए तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कह रहा है अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था, ये किसके दरबार से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये दरबार से संबंधित है जो है कि अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित है। तो ए का जो है हो जाएगा क्या 4। उसके बाद कालिदास से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। और हर्षेण जो संबंधित है वह चंद्रगुप्त से संबंधित जो है शासन से संबंधित है। और जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन से है। तो समुद्रगुप्त हर्षेण संबंधित है समुद्रगुप्त से, बाणभट्ट हर्षवर्धन से। इस हिसाब से 4 1 2 3 यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं, इस क्वेश्चन से बन सकते हैं और आपके मैचिंग भी बन सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, इधर उज्जैन, विदिशा, धार और गोंडवाना ये दिया हुआ है। उसके साथ साथ और इसमें जो कोट दिया हुआ है तो इसको सही रूप में जो है चुनना है। तो इसमें देखते हैं 151 में ये देखते हैं कि जो भोज राजा थे, ये भोज राजा ये धार से संबंधित हैं। ये धार के थे। और दुर्गावती हैं, ये दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है। और जो समुद्रगुप्त है ये संबंधित है कहाँ से,
ये विदिशा से संबंधित है और अशोक जो है ये उज्जैन से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, 3 4 2 1। उसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, चूंकि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थल दिया हुआ है और वर्तमान राज्य दिया हुआ है। जैसे भीलसा, इसमें कहना क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो जैसे जो भीलसा है ये मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, ये सही है। और द्वार समुद्रम महाराष्ट्र दिया है तो ये गलत है। तीसरा जो है जो गिरनगर है ये गुजरात से संबंधित है, ये भी सही है और पहला भी सही है। चौथा थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो 2 और 4 तो गलत हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है 152 में वो दोस्तों 2 1 और 3 सही सुमेलित है, नहीं राइट ऑप्शन इसका 152 का ए विकल्प सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी लाइक करने से आपका कुछ ना बिगड़ने वाला है और ना हमारा कुछ बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये लाभ उन लोगों को भी मिल सके। और इसमें जिन लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के बाकी जो लेक्चर या वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के सारी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर भी कंप्लीट है, पूरी बुक कंप्लीट है। सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट, अलग अलग जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियो बनी हुई है, लेक्चर बने हुए हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।